वोटिंग से 60 घंटे पहले सर्वे का ग्रैंड फिनाले। और आखिरकार अगर तमाम सर्वे आम आदमी पार्टी की बढ़त दिखा रहे हैं तो ये बढ़त आखिरकार आ कहां से रही है। आइए उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दिल्ली को अगर हम अलग अलग कॉलोनियों में बांटते हैं इनकम कैटेगरी के हिसाब से कि कौन कितनी कमाई करता है, तो उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी और भाजपा के वोट आ कहां से रहे, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले ग्रामीण दिल्ली का हम इलाका लेते हैं जिसको हम बाहरी दिल्ली कहते हैं। इस इलाके में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब की दफा आम आदमी पार्टी इस इलाके में बीजेपी से 9% आगे निकल गई है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहले इस इलाके में बीजेपी बहुत स्ट्रांग थी, अब आप 11% आगे हैं। इसके बाद हम झुग्गी झोपड़ियों में आते हैं। यहाँ पर लोग बहुत तादाद में रहते हैं और यहाँ पर करीब 100% ज्यादा आपको वोट मिल रहा है। बीजेपी केवल 27 पे है, आम आदमी पार्टी 53। ये वो इलाके हैं जहां पर हमेशा से ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस को वोट पड़ा है। पिछली दफा यहाँ के वोटर कंफ्यूज थे कि आम आदमी पार्टी को देना है कि कांग्रेस को। देना चाहते थे आम आदमी पार्टी को, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि आम आदमी पार्टी जीत पाएगी कि नहीं। उन लोगों ने इस बार तय किया है कि वो बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। अगर हम लो इनकम कैटेगरीज उठाते हैं वहां पर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी से काफी आगे है। केवल एक ही तबका है पूरी दिल्ली में जहां पर बीजेपी आम आदमी पार्टी से आगे है, वो है हाई इनकम लोकेलिटीज। अमीर लोगों के बीच भाजपा के 43% वोट हैं और आम आदमी पार्टी के 39। श्रीकांत शर्मा, मोदी जी बहुत साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। वडनगर में रेलवे स्टेशन पर उन्होंने चाय बेची, वहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। आज की तारीख में उनकी पार्टी एक ऐसी स्थिति में है कि केवल अमीर लोगों के बीच बीजेपी आपसे आगे, बाकी सब जगह आप पिछड़ रहे हैं। देखिए, इस देश को पहली बार कोई गरीब परिवार में जन्मा कोई प्रधानमंत्री मिला है और इसीलिए 8 महीने के अगर काम को देखें तो वो काम सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है। ये सूरत क्यों है? गरीबों के लिए है। नंबर 1, 600 रुपए एलपीजी का जो सिलेंडर है ये उस सूरत पर क्यों कम है? हुए। सुन तो लीजिए ना, कम हुए। 17 रुपए पेट्रोल के दाम पर कम हुए, 13 रुपए डीजल के दाम कम हुए और उसका परिणाम कि जो महंगाई दर थी आसमान पर थी, उसको नीचे लाने का काम नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया। जिस मजदूर की जो मिनिमम जो पेंशन थी उसकी 100 रुपए थी, 200 रुपए थी, उसको 1000 करने का काम हमारी सरकार ने किया। और जनधन योजना के तहत 11.5 करोड़ लोगों का खाता खुला, उसके माध्यम से उनको जो सब्सिडी है एलपीजी पर वो सीधी मिल। मैं मानता हूं ना, मैं तो आपके ये आंकड़े हैं, आपका सर्वे है। नहीं, ये मेरा ही आंकड़ा नहीं है, बीजेपी का भी आंकलन ये है। बीजेपी की जो इंटरनल मीटिंग्स हैं उसमें बहुत देर तक इस बात पर चर्चा हुई है कि गरीब तबका बीजेपी के साथ इस चुनाव में पूरी तरह से खड़ा नजर नहीं आ रहा और इस बात की चर्चा और इस बात की चिंता बीजेपी हाईकमांड को भी है। देखिए, मैं बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव हूं हमारे और बहुत बीजेपी में क्या हो रहा है इसकी जानकारी मुझे बेहतर है, तो इसलिए बीजेपी पूर्ण रूप से आश्वस्त है। 2/3 मेजोरिटी से हम लोग दिल्ली में सरकार बना रहे हैं और एक ऐसी सरकार जो केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली। संजय झा, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक है, दलितों के बीच, झुग्गी झोपड़ियों के बीच, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बीच और साथ के साथ मुसलमानों के बीच, वो बहुत हद तक आम आदमी पार्टी के पास खिसकता नजर आ रहा है। आपका वोट टूट रहा है और इसका फायदा आतिशी की पार्टी को हो रहा है। ये खुद ही कर रहे हैं क्या कांग्रेस? आप करवा रहे हैं क्या? नलिनी पूछना चाह रही हैं। देखिए राहुल जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब कुछ घंटों की बात है। अंत में आपकी पोल की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन नतीजा को आने दीजिए। जो सही नतीजा हो वो आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि मीडिया में और हर जगह लोग यहाँ 2 शख्सियत के बारे में बहुत प्रचार हुआ है, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल। आपने देखा है कि अरविंद केजरीवाल तो 50 दिन से 1 दिन पहले उन्होंने सरकारी छोड़ दिया और भाजपा के उनके जो सेंट्रल रूल के अंदर 8 महीने में दिल्ली में हर हादसा, चाहे वो महिला वर्ग पर जितना अत्याचार हुआ है या जिस तरीके का हालात रहा है दिल्ली में, इस दिल्ली के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी असफल रही है। एक ही स्कूल से ट्रेनिंग लेके आते हैं, किसी भी पार्टी सवाल आप जो मर्जी पूछिए, जवाब जो उनको देना होता है वो देते हैं। ये मैंने देखा है। बताइए, मैंने सवाल कुछ पूछा, मैंने पूछा गंगा, आपने बताया यमुना। पार्टी ने बदला है और बोल रहा हूं कि आपका वोट बैंक टूट रहा है, आप बीजेपी को लेक्चर दे रहे हैं। कोई वोट बैंक को लेकर नहीं होता है।
नहीं, हमारी राजनीति कोई वोट बैंक को लेके नहीं है, जैसे आम आदमी पार्टी एक सेक्शन को देख रहा है। आतिशी जी ये बताएं, क्या पार्टी है वो सब जानते हैं, दिल्ली के बाहरी दिल्ली के इलाके हैं, ग्रामीण दिल्ली के इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर पिछली दफा आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, वहां पर इस बार आपकी बढ़त नजर आ रही। क्या पार्टी ने बहुत ही संयोजित तरीके से इन इलाकों में काम किया? स्ट्रैटेजी बताएं। मैं जानता हूं कि सपा से बसपा से आप कुछ कैंडिडेट लेके आई हैं जिससे आपको फायदा भी मिल रहा है, लेकिन आपकी पार्टी ने इन इलाकों में क्या काम किया, वहां के लोगों का विश्वास कैसे जीता? देखिए, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी राहुल। 1-2 चीजें जो पहले कुछ एनालिस्ट ने कही है। श्रीकांत जी ने एक बात उठाई थी कि भाजपा ने पिछले कुछ महीनों में महंगाई कम करी है, इसलिए लोगों ने वोट करेंगे। मैं श्रीकांत जी को कहना चाहूंगी, श्रीकांत जी टाइम्स ऑफ इंडिया आज खोलकर देख लीजिए, उसकी टॉप हेडलाइन है कि पिछले 8 महीनों में किस तरह से दाम बढ़ते गए हैं, चाहे सब्जियों के हो, फलों के हो, दालों के हो, खाद्य तेल के हो। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है ये दिल्ली की जनता को भी और देश की जनता को भी, जो रोज सब्जी खरीदने जाती है, रोज फल खरीदने जाती है, कि आपके रेडियो के एड्स जो भी कह ले, महंगाई बिल्कुल नहीं कम हुई है। मतलब थोक मूल्य सूचकांक को आप नकार नहीं है, जो थोक मूल्य सूचकांक जो 6.5-7% था आपके सहयोगी दल की सरकार के समय, आज वो 0% पर आ गया, उसको आप नकार नहीं है। आप दिल्ली की राजनीति को राहुल अगर आप समझने जाएं तो मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन दिल्ली को दलित, मुस्लिम, जाट, गुर्जर को देखने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि दिल्ली का जो पिछले 15 साल में कांग्रेस के हाथ में और पिछले 9 महीने से भाजपा के साथ हश्र हुआ है, उसमें दिल्ली के 80% रहने वालों के लिए दिल्ली में किसकी सरकार नहीं है। 1 साल से अनिश्चितता का वातावरण है, वो आप और कांग्रेस की वजह से है। आप गुमराह मत करिए दिल्ली की जनता को, दिल्ली में किसी की सरकार नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है। चलिए, मैं कुछ सवाल हमारे दर्शकों से लेना चाहता हूं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको भी मौका मिले। वो महिलाएं जो पूछना चाहती हैं सवाल, पूछिए। एक मिनट, आतिशी आ रहे हैं आपके, पूछिए। आप ही के लिए है सवाल, ही आतिशी आप ही के लिए है सवाल, सुन तो लीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर आप मतलब आपकी पार्टी अगर जीत जाती है और आपको सेंट्रल से सपोर्ट नहीं मिला डेवलपमेंट में, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी फिर धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे? बहुत डरते हैं लोग केजरीवाल के धरने से, ये लोगों को बड़ा सताता है। ऐसा तो नहीं कि पीएमओ के बाहर धरने पे बैठ जाएंगे केजरीवाल फिर से। देखिए, हमने बिल्कुल शुरू से कहा है कि हम सेंटर के साथ एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। भाजपा ने पहले भी कई बार स्टेटहुड का दावा किया है और हमारा मानना है कि जब अरविंद जी चीफ मिनिस्टर होंगे और स्टेटहुड में हम दिल्ली असेंबली में जब स्टेटहुड की रेजोल्यूशन पास करेंगे तो भाजपा की केंद्र सरकार उसे मंजूर करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा? बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव, तो फिर तो हम प्रधानमंत्री के सामने हमें प्रश्न तो उठाना पड़ेगा। आप ही बताइए, भाजपा इतने सालों से प्रॉमिस करती आई है, मतलब धरने के जरिए कि हम भारत, बता दीजिए कैमरे कहाँ लगाने, हम कैमरों की तैयारी कर लेते हैं। सुन लीजिए, हम सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। दर्जा देंगे, भाजपा 10 सालों से कहती आई है, परंतु अगर आप घुमा रही हैं, जलेबी मत बनाइए ना आतिशी। सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं। नहीं आतिशी, मेरा सवाल सुनिए, उसका सीधा जवाब दीजिए। आतिशी आप नहीं, अगर भाजपा की सरकार ने स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया और लाजमी तौर पे उनके विजन स्टेटमेंट में नहीं है, क्योंकि वो इस बारे में सोच रहे हैं, उनके कुछ सवाल हैं इसलिए नहीं है, वरना ये वादा होता। अगर नहीं मिला तो क्या केजरीवाल दोबारा धरने पे बैठ जाएंगे पीएमओ के सामने? देखिए, जैसा हमने शुरू से ही कहा है, हम गवर्न भी करेंगे, परंतु अगर कभी जनता के मुद्दे उठाने की जरूरत पड़ी तो हम धरना भी करेंगे। कई बार जनता के एक सेकंड रुकिए आतिशी, रुकिए। मैं 1 मिनट अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि केजरीवाल इस तरीके से धरने पे बैठे? कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कर। एक सेकंड आतिशी, एक आदमी का हाथ उठाए। और कोई है जो चाहता है कि केजरीवाल धरने पे बैठे? एक महिला वहां पे, 4 हमारे ऑडियंस में करीब 200 लोग होंगे आतिशी, उनमें से कितने लोग चाहते हैं कि केजरीवाल धरने पे ना बैठे? अगर वोट मिलता है तो काम करे, सरकार चलाए, बजाय इसके धरने पे बैठने की। आतिशी देख लीजिए, ये दिल्ली की जनता का जवाब आपके सामने है। केवल 4 लोग चाहते हैं कि धरने पे बैठे, बाकी 200 लोग चाहते हैं कि सीएम है तो सीएम के तौर पे काम करें। मेरा भी एक सवाल है आपकी ऑडियंस के लिए, कितने लोग चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए? ये भी आपको धरना प्रमुख है, वो धरना प्रमुख के अलावा और उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, केजरीवाल कहते हैं कि मैं सीख गया, मैं समझ गया, लेकिन लगता है कि धरना नहीं देना है, ये वो सीखे नहीं, उनका धरना उनके डीएनए में है, तो धरना दिए बगैर वो होगा कैसे? एक सेकंड आतिशी, वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक लेना भी जरूरी है।
कार्यक्रम में आनंद तो सबको आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन ब्रेक लेना भी बड़ा जरूरी है। दिल्ली का चुनाव असल में है ही इतना दिलचस्प कि चर्चा खूब होगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम और हम मौका दे रहे हैं दर्शकों को सवाल पूछने का। हमारे साथ जो स्टूडियो में लोग जुड़े हैं, कौन पहला सवाल पूछना है? सर आप पूछिए, बोलिए क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल भाजपा से है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन जीतने के बाद से इन्होंने ये कहा था कि अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन तो आए नहीं। आज भी मार्केट में 60 रुपए किलो बैगन बिक रहा है। आप खरीद के आए थे? हाँ मैं खरीदा हूँ। आप जाते हैं कि बीवी जाती है? नहीं मैं खरीदा हूँ, 2 दिन पहले मैं खुद बैगन खरीदा हूँ। 60 रुपए किलो बैगन मिल रहा मार्केट में। ठीक है, फिर इसका यही कारण तो नहीं है कि आज भाजपा से दिल्ली के लोग मुंह मोड़ रहे हैं? ये अहम सवाल है कि आपने वादा किया था श्रीकांत जी के अच्छे दिन आएंगे, आपके तो अच्छे दिन आ गए, लोग कहते हैं कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए मैं आपको स्पष्ट करूं, एक तो हमारे मित्र जो हैं इनका सवाल एकदम गलत है। 60 रुपए किलो बैंगन नहीं है। बैंगन अगर लेने जाएंगे, मैं भी ओखला मंडी के पास ही रहता हूं, वहाँ 18 रुपए और 20 रुपए किलो बैंगन बिकता है। नहीं मंडी का रेट बताइए ना, बाजार का रेट बताइए। आपको मंडी से मिलता है, लोग तो बाजार से खरीदते हैं। मैं मंडी नहीं लेने जाता, मेरे यहाँ भी सब्जी की दुकान से सब्जी हम लेने जाते हैं। तो मंडी में 10 रुपए होगा, सुन लीजिए, तो वहाँ और भी सस्ता होगा। नंबर 2, अच्छे दिन आ गए इस देश में। अच्छे दिन इसलिए आ गए कि एलपीजी का सिलेंडर 600 रुपए सस्ता हो गया। अच्छे दिन इसलिए आ गए कि पेट्रोल 17 रुपए सस्ता हो गया। अच्छे दिन इसलिए आ गए गांव के लोगों के कि 13 रुपए डीजल के दाम कम हो गए। अच्छे दिन इसलिए आ गए कि खुदरा जो वहां पे एक महिला है, उनका भी सवाल है, आपका भी रेट से जुड़ा हुआ सवाल, 6.5% से 0% पे। केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल धरने पर बैठता है। आम जनता जो गरीब है सब केजरीवाल के साथ है। ये दिल्ली के 100 दिल में दिन जो आप बीत कह गए रही हैं, हैं। 100 दिन कब तक महंगाई से जूझेंगे? ये तो आप कह रहे हैं सस्ता है, सड़क पर चलिए हमारे साथ। हम मंडी में नहीं रहते हैं, फ्री की गाड़ी हमारे पास नहीं जो ओखला जाके हम सस्ती सब्जियां ले जाए। हमसे पूछिए, हम कहते हैं जूझ रहे हैं महंगाई से, सिर्फ भाषण सुन रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं वहां आ रहे हैं, रैली हो रही है, बाकी जनता क्या कर रही है, कहाँ से खाए? ये सोचा है आपने कभी? हम तो केजरीवाल के साथ देखो कितनी भीड़ चली जा रही है। अच्छा ठीक है, आपने सवाल पूछा, बताइए। देखिए सब लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक भी हैं, ठीक है। यहाँ पे समर्थक नहीं, यहाँ पे आम पार्टी के समर्थक हैं, वो उनका सवाल ठीक है उन्होंने जो पूछा है, लेकिन ये वास्तविकता है कि हमारी सरकार आने से पहले महंगाई आसमान पर थी, उसको नीचे लाने का काम हमारी सरकार ने किया। एक लोगों का एक सर्वे कर लेते हैं, अलग अलग लोग हैं यहाँ पे। 1 मिनट, कितने लोग मान रहे हैं कि महंगाई बीजेपी के राज में कम हुई है? कितने लोग मान रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल तो कम हुआ है, डीजल तो कम हुआ है, एलपीजी नहीं, अरे सवाल तो सुन लीजिए, आप ना भी बोल सकते हैं, आप ना भी बोल सकते हैं। कितने लोग मानते हैं कि महंगाई मोदी जी के राज में भी कम नहीं हुई है? तो बटा है। कुछ लोग मान रहे हैं कि हुई है, कुछ लोग मान रहे हैं कि नहीं हुई। राहुल जी बार-बार पेट्रोल की बात करते हैं। चलिए एक छोटा सा हमें ब्रेक और लेना होगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे और चर्चा इस बात की होगी कि दिल्ली में जो युवा पीढ़ी है, दिल्ली में जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका वोट इस चुनाव में कहां पड़ता नजर आ रहा है। ये सवाल पूछेंगे और इस सवाल का जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे अपने ओपिनियन पोल के जरिए। आप देखते रहिए आज तक। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अगर हम उम्र के हिसाब से वोटरों को बांटते हैं और उनका आकलन करते हैं तो आखिरकार दिल्ली का वोटर किसके साथ खड़ा है? युवा पीढ़ी से हम शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान 18 से 25 साल की उम्र वाले वोटरों ने बहुत हद तक बढ़कर बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन इस बार के चुनाव में हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक बदल गया। 51% ऐसे वोटर जो कि 25 साल से कम उम्र के हैं, वो अब कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। केवल एक ही ऐसा एज कैटेगरी है जहां पर बीजेपी आम आदमी पार्टी के लगभग बराबर है, वो है 56 साल के ऊपर के लोग। यानी श्रीकांत, वो लोग जिन्हें नौकरी की तलाश है, वो लोग जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वो सब मान रहे हैं कि केजरीवाल का झाड़ू उनके लिए रंग लाएगा। ऐसा क्यों? देखिए मैं फिर इस पर आता है, भाई आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं इससे 1% भी सहमत नहीं हूं जो आपके ओवरऑल सर्वे है। कोई भी ऐसा सेगमेंट आपने नहीं दिखाया जिस सेगमेंट में बीजेपी अच्छा कर रही है, और वास्तविकता यह है कि इन सभी सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। 10 फरवरी को हम और आप मिलेंगे, 2/3 मेजोरिटी से भाजपा की दिल्ली में सरकार मिलेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता को एक विकासवादी सरकार चाहिए, एक विरोध करने वाली सरकार यानी कि धरना वाली सरकार नहीं चाहिए, विकास वाली सरकार दिल्ली की जनता को। चलिए इसी बात के साथ एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ होंगे, साथ के साथ कविराज कुमार विश्वास भी जुड़ने वाले हैं। तो खबरों का सिलसिला, विश्लेषण का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम लोग हैं अभी भी सवाल पूछने के लिए बेसब्र हैं, तो उनको हम मौका भी देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए।